आज की कहानी में मैं आपको दो हंसों की कहानी बताऊंगी। इस वाले में आपने हंसों पे कितने सारे ऐसे मुहावरे सुने होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दो हंसों की जोड़ी, ये तो आपने बहुत ही बार सुना होगा। और क्यों कहते हैं ये उसी के बारे में है। दो कोई खास मित्र हो या दो प्रेम प्रेमिका हो, प्रेमी प्रेमिका, उसे भी हम दो हंसों का जोड़ा ही कह देते हैं। क्यों कहते हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी थॉमसन सरोवर के नाम से भी विख्यात था, बहुत ही प्रचलित था। और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छाट से भी अधिक मनोरम थे। उसके कलरव सुंदर नर्तकियों की नूपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफ़ेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में बहुत ही बड़ा था। दोनों समान रूप के गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क तो था बस इतना है कि उनमें एक राजा और दूसरा उसका वफादार सेनापति था। यस, एक था राजा और दूसरा सेनापति, पर फिर भी दोनों बहुत ही सिमिलर थे। इतना कि उन दोनों को देखकर कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं बता सकता था। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देव और नागो यक्षों और विद्वार में ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी कि वो कितने खूबसूरत हैं और कितने हटके वो दिखते हैं। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों की भी उनके गुण सौंदर्य का भी ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में दो हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राजा और राज्य में मानस दृश्य एक मानसरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पर्द, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौंदर्य, तमरस और कलहर विकसित कराएं। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों के पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे और रहने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा के निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की सुंदरता उन्हें सहज की आकर्षित कर गई। तत्काल में नीचे उतर आए और महीनों तक वहां सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छता का आनंद लेते रहे। और वर्षों के ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी की कृत्रिम और सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे हंस वर्षों के साथ ही वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा सुत युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना का समुचित नहीं माना और कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। युधिष्ठिर ने उसके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यही कहा कि पक्षी और जानवर एक प्रवृत्ति होते हैं, वे अपने संवेदनाओं के अपनी चीखों को प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाते हैं मानव बड़ी चतुराई से करता है, अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत हो जाता है और करते हैं। उनके भावों में ठीक विपरीत है। कुछ दिनों तक फिर उन्होंने कहा कि बाद हंस राजा के हंसों की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। और वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राण पात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपने जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे ही नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निसंदेह राजा के कोप का भी भागी बनेगा। ऐसा उन्हें लगता था, अगर निषाद ने उसकी जान बख्शी तो ही उन्हें निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारगण के चकित लोग हो गए और वे एक दूसरे को ही देखने लगे। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही उसके पास आ गए। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। राजा ने जब अपनी कहानी सुनी तो उसे तत्काल ही निषाद को राज्य दंड देने से मुक्त कर पुरस्कृत किया।
उसने फिर उन रानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाशना को उस दरबार में सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए और वापस वहीं रहने लगे जहाँ पर वो पहले रहा करते थे।